बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। सर, इसके पीछे का जो मेन मुख्य कारण है आपको उस गहराई में जाना पड़ेगा। इनके कार्यकाल में आप मुझे बताइए कितनी बार लड़ाई झगड़े हुए हैं। उसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया है बीजेपी के खिलाफ। लोगों ने करके दिखाया कि वो बटन किसी चीज का दबा रहे हैं और पर्ची जो है वो किसी और उसकी निकल रही है। मैं पहली बात तो वोटिंग सेंटर के अंदर बंदा मोबाइल लेके जा रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। इंदिरा जी का निधन हुआ था, उसके बाद में राजीव गांधी जी अचानक बन गए प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फेस न्यूज। और आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 63 स्पीडवेल आईटी सॉल्यूशन के हेड ऑफिस में। आज हमारे साथ हैं नीरज गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी हैं, जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और जिनकी धर्मपत्नी भी गोंडा क्षेत्र से जो काउंसलर है बीजेपी की। और सर को एक अच्छी नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स का विद्वान है सर। और कुछ ऐसे ही सवाल लेकर मैं सर के पास आया हूँ। कुछ मेरे पास कुछ बीजेपी से रिलेटेड सवाल है, कुछ कांग्रेस से रिलेटेड सवाल है और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनका दोनों ही पार्टियां या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी जो है जिनका मुद्दा बना रही है इस इलेक्शन के अंदर। सर वेलकम टू फेस न्यूज। फेस न्यूज पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर सबसे पहला सवाल, सब छोड़ देते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं सर। पॉलिटिकल एक सवाल है मेरा आपसे। इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन चालू है, सब चीजें चालू है और एक तरफ देखा जाता है जो आपका रिलेटेड है, जैसे एक कांग्रेस है सर और एक बीजेपी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे हैं उनके पास जिनको वो लेकर बीजेपी पर हमेशा तनी रहती है, बीजेपी के खिलाफ कह सकते हैं या बीजेपी को आरोप लगाती रहती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास सर। छोटा सा मुद्दा मेरा एक ये है कि वो बेरोजगारी को लेकर, एक आपस में लड़वाने को लेकर, वो बहुत कहते हैं कि बीजेपी जो है वो लड़वाने का काम करती है, लड़वाने की राजनीति करती है, जो मोहब्बत है उसको खत्म कर रही है। इन सब के बारे में थोड़ा सा सर अगर हमें बताएं आप कि ये क्या है, कांग्रेस का जो नजरिया है वो इस चीज पर सही है या गलत है? देखिए, जहां तक लड़वाने का सवाल रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी अभी 9 वर्ष हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जी। इनके कार्यकाल में आप मुझे बताइए कितनी बार लड़ाई झगड़े हुए हैं और इनसे पहले कितने हुआ करते थे। सांप्रदायिक दंगों की अगर मैं आपसे बात करूं, इनके कार्यकाल में 90% से अधिक सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है भाई साहब। आप आंकड़े उठा के देखिए, ये केवल एक झूठ परोसा जा रहा है। मगर सर एक तरफ को तो ये चीज हो रही है ना कि बात कही जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ जाती है बीजेपी कहती है कि भाई मुसलमानों को निकालो। कांग्रेस का कहना ऐसा है कि वो एक बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, वो सिर्फ एक तरफा एक कम्युनिटी के लिए काम करती है और एक तरफ कम्युनिटी कहती है कि वो यहाँ के नहीं है, उनको हटा दीजिए, उनको ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो ये क्या है सर? ये भाई जी बिल्कुल एकदम सरासर झूठ बात है। आप अगर भाजपा के अंदर बड़े नेताओं के अगर नाम, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, MJ अकबर साहब हैं, अगर मैं नाम गिनवाने लग जाऊंगा ना आपका पूरा इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। बड़े बड़े नाम भाजपा में मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत बात। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मुस्लिमों को बदनाम करने की, मुस्लिमों को बदनाम बीजेपी नहीं कर रही है सर। इसके पीछे का जो मेन मुख्य कारण है आपको उस गहराई में जाना पड़ेगा। आप देखिए, वो जो क्रिमिनल्स हैं जिनकी वजह से मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है, वो कहाँ से आते हैं। कोई पाकिस्तान से आता है, कोई बांग्लादेश से आता है, कोई रोहिंग्या होता है, कोई म्यांमार से आते हैं। वो लोग यहाँ क्राइम करते हैं और जिनके क्राइम करने की वजह से जो यहाँ का लोकल मुस्लिम है, मैं विश्वास दिला सकता हूँ 90% से अधिक यहाँ मेरा बहुत अच्छा संपर्क है मुस्लिम समाज में है। मगर सर अगर देखिए, ये चीज आप कह रहे हैं कि बीजेपी खिलाफ नहीं है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को कि बीजेपी खिलाफ नहीं है, तो मगर एक तरफ वो जो अभी आजकल मोदी जी का जो बयान था वो बहुत ज्यादा वायरल ही हो रहा है और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी जितनी भी है वो इस चीज को उठा रहे हैं कि जी मोदी जी ने खिलाफत में बोली है, मंगलसूत्र वाली बात बोली है। वो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लोगों की जो जमीन जायदाद और जो धन और जो सोने की जानकारी निकालने की बात कही है, इसके पीछे उनका क्या मकसद है, पहले आपको वहां गहराई में जाना पड़ेगा। दूसरा, मोदी जी ने अगर कोई बात कही है, उनकी बात को आधी अधूरी बात से मतलब नहीं निकाल सकते आप। उसके पीछे का मतलब क्या है, उसके लिए आपको गहराई से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आम व्यक्ति के पास, मैं मान लो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास मेरी पैतृक कोई संपत्ति हो सकती है, मेरी मेहनत से कमाई हुई कोई संपत्ति हो सकती है, मेरे द्वारा खरीदी गई कोई चीज़ हो सकती है, मेरी पत्नी अपने पीहर से, मायके से कुछ चीज़ लेके आई है, उसकी चीज़ हो सकती है। भैया, हम उसकी आपको जानकारी क्यों दें? एक आम व्यक्ति से इस चीज़ की जानकारी
अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इस चीज़ की हम जानकारी निकालेंगे तो ये सरासर गलत है, तो जनता के अधिकारों का हनन है। अगर मोदी जी ने इस बात को कहा है तो इसमें कहाँ गलत है, मुझे बताओ। बट सर अगर बात करें उस कांग्रेस पार्टी की, तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बिना मोदी जी की बात को समझे हुए सिर्फ वो 2-3 अल्फाजों को उठाकर उसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया है बीजेपी के खिलाफ कि बस मोदी जी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं या देश को लड़ाने का काम करते हैं? केवल प्रोपेगेंडा बनाया गया है। मोदी जी ने कहीं मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया। मोदी जी ने केवल यह कहा है कि एक आम व्यक्ति मुस्लिम भी हो सकता है। भाई साहब आप एक बात आइए, एक मुस्लिम परिवार में किसी बच्चे की शादी होती है, उसकी जो बच्ची जो घर आती है वो भी अपने परिवार से सामान लेके आती है जी। उसकी भी अपनी संपत्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसकी संपत्ति का तो वो हिसाब मांग रहे हैं। वो ये हिसाब नहीं मांग रहे कि बाहर से विदेशों से रोहिंग्या और वहाँ से कितने शरणार्थी आए, बांग्लादेश से कितने शरणार्थी आए, वो कहाँ रह रहे हैं, उनके लिए सब व्यवस्था कर देंगे। बस जो यहाँ का स्थानीय नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे संपत्ति लेकर के और जो घुसपैठी हैं उनको व्यवस्था देने की बात की जा रही है। साफ साफ आप समझे कांग्रेस पार्टी की भाषा को। बट चलिए सर, मान लेते हैं आपकी बात को कि बीजेपी इस चीज खिलाफ में नहीं है। मोदी जी ने सोच समझकर इस बात को बताया और लोगों को जागरूक करने के लिए बोला कि वो इस तरीके का दुरुपयोग कर रहे हैं चीजों का, अपने मैनिफेस्टो का। दूसरी तरफ कर देते हैं सर, अब ये भी एक इल्जाम है बीजेपी के पे कि बीजेपी ईवीएम का गलत इस्तेमाल करती है। ईवीएम के मुद्दे को बहुत उठाया जाता है, पूरे देश में इसका ये चर्चा बन चुका है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ये वोटिंग का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए अब आप इसमें हंसी वाली बात है भाई, जहां कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां तो ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है वहां पे ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो जाता है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, कांग्रेस वाले एक बात बहुत कहते हैं कि जी फलाने देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता और ढिमाक के देश में ईवीएम का। सर वहाँ पे 50 लाख की कहीं आबादी है, कहीं 70 लाख की आबादी है, कहीं 1 करोड़ की आबादी है। उन देशों में ईवीएम का हो सकता है बैलेट पेपर में उन्हें तकलीफ ना होती हो। भारत में 150 करोड़ की आबादी है भाई साहब, कम से कम 60 करोड़ यहाँ मतदाता है। अगर सबके बैलेट, और सबसे बढ़िया तो क्यों ये विरोध करते हैं ईवीएम का, आपको याद होगा बिहार के चुनाव आपने देखे होंगे, पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे होंगे, बंगाल के चुनाव देखे होंगे। वो बैलेट बॉक्स उठा के लाते थे, एक ही आदमी बैठ के सब पे ठप्पे लगा रहा है। वो बेईमानी करने का इन्हें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ईवीएम को हटवाना चाह रहे हैं। ईवीएम हटे और दोबारा से इनकी वो बेईमानी करने का मौका मिले जो पहले जिस तरह से किया करते थे ये लोग। और इसके अलावा जहाँ तक सवाल है ईवीएम का, एक ईवीएम में वीवीपैट लग रहा है। आपको अगर किसी ईवीएम पे डाउट है आप उसे चैलेंज कीजिए, उसके अंदर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर सर मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस देखी और सोशल मीडिया भी बहुत ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं कि जिसमें लोगों ने करके दिखाया कि वो बटन किसी चीज का दबा रहे हैं और पर्ची जो है वो किसी और उसकी निकल रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो आपको पता है आजकल एडिटिंग का जमाना है जी। अगर ऐसा कहीं वास्तविकता में हुआ होता, पहली बात तो वोटिंग सेंटर के अंदर बंदा मोबाइल लेके जा रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप ये देखो ना। और जब वो उसने बटन दबाया कांग्रेस का और पर्ची निकली बीजेपी की, तो इमीडिएट उसी वक्त उस बंदे ने एक्शन क्यों नहीं लिया था? इससे साफ जाहिर हो रहा है टोटल प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, वो सब फर्जी वीडियो है। अगर ऐसा कोई सच्चा वीडियो है उसकी तारीख बताई जाए, कौन सी मशीन में ऐसा हुआ वो बताया जाए, उस मशीन को चैलेंज करा जाता। एक मशीन के अंदर जहां गड़बड़ निकलती, आपकी ईवीएम के जो चैलेंज कर रही है कांग्रेस, जो ईवीएम पे इल्जाम लगा रही है, इल्जाम सच साबित हो जाता। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस गलत कह रही है, बीजेपी ईवीएम में भी सही है। अब बात करते हैं सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। सर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कई नौकरियां देने को कहा है बेरोजगारों को। जो बेरोजगार जो मेन मुद्दा लेकर बैठी हुई है कांग्रेस कि बेरोजगारी बढ़ा दी है बीजेपी ने हिंदुस्तान के अंदर। तो सर जो बेरोजगारों के लिए भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बोला है कि उनको सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें उनकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें उनको सिखाया जाएगा। और बेरोजगारी को जो मेन मुद्दा बीजेपी के ऊपर जो एक तोहमत की तरह लगाया जाता है, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे आनंद आएगा इसका जवाब देने में। देखिए सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, अगर केवल कांग्रेस पार्टी की बात करें, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को मौका मिला देश पे शासन करने का, और बहुत ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बहुत ताकत के साथ, ये कुछ भी कर सकते थे। 55 साल में बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए भारत की, गरीबी दूर नहीं कर पाए भारत की। अब जब मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को इतनी ऊंचाइयों पे तरक्की, भाई देखिए 70 साल का जो हमारा कैंसर एक प्रकार से देश के अंदर, भ्रष्टाचार रूपी कैंसर, बेईमानी रूपी कैंसर,
और इन लोगों ने गरीबी दूर की है, मैं मना नहीं कर रहा, की है इधर गरीबी दूर कांग्रेस ने, केवल अपने नेताओं की और अपनी खुद की। जनता की गरीबी दूर नहीं की है 55 वर्ष में। देखिए राजीव गांधी जी का एक बयान था, आपको शायद ध्यान होगा। राजीव गांधी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बोला था कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर हम 1 रुपया जनता के कार्य के लिए भेजते हैं तो जमीन पे आके 15 पैसे ही असलियत में जनता को मिल पाते हैं। राजीव गांधी जी के खुद के शब्द थे। 85% पैसा उन्होंने बोला करप्शन में हम खत्म कर देते हैं। आप उठा के सर्च करना और वीडियो में आपको मिल जाएगा राजीव गांधी जी का ये। कहने की बात तो सर कांग्रेस की ये भी है कि कंप्यूटर भी उन्हीं के शासन में आया हिंदुस्तान। अरे भाई साहब, अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया था। कंप्यूटर जो आया था भारत में, राजीव गांधी जी कब प्रधानमंत्री बने मुझे सन बताइए। इंदिरा जी का निधन हुआ था अक्टूबर 1984 में जी। उसके बाद में राजीव गांधी जी को एक तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं उस जमाने में जी। अचानक बन गए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जी एक सीट खाली नहीं रखते तो उनको पार्टी ने पीएम बना दिया था 84 में। उस वक्त देश थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में था, असंतुलित था। चुनाव हुए 84 में ही, मैं मानता हूँ 85 में वो पूरी तरह पावर में पीएम बन गए थे 85 में। अब वो कहते हैं, राजीव जी कहते हैं कि जी हम कंप्यूटर लेके, कांग्रेस कहते हैं कि राजीव गांधी जी भारत में कंप्यूटर लेके आए जी। भाई साहब आप गूगल करके चेक करना, सबसे पहला जो कंप्यूटर का प्रयोग भारत में हुआ है टाटा कंपनी में 1956 में कंप्यूटर का पहला उपयोग हुआ है भारत में। 1950 में टाटा कंपनी कंप्यूटर भारत में लाई थी, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर नई नई चीज थी। 1940 में कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था यूएसए में। यूएस, जापान, चाइना और जो बड़े विकसित देश थे, सभी विकसित देशों में 50 के दशक में कंप्यूटर इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। आप गूगल करके चेक कर लेना, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं एक भी जानकारी अगर गलत हो तो। 1956 में टाटा टीसीएस कंपनी जो बनी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, 1966 में कंपनी बनी थी। इंडिया की पहली आईटी कंपनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। 1966 में टीसीएस की स्थापना हुई थी और राजीव जी कब बने पीएम? 1984 में। तो यानी कि उन्होंने 1966 में आकर के ही उन्होंने जो है टीसीएस भी बनवा दी और कंप्यूटर भी लगवा दिए। जब तक वो पीएम बने थे ना, भारत की अधिकतर कंपनियों में कंप्यूटर आ चुका था। राजीव जी ने क्या कार्य किया, वो चाहते तो कंप्यूटर की क्रांति इतनी बड़ी कर देते हैं कि हमारा देश आज बहुत ऊपर होता। हम लोग आज भी अमेरिका, जापान जैसे देशों से आज हम कम पीछे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 5G चल रहा है, हमारा 7G 8G चल रहा है, हम अभी भी 3-4 साल पीछे हैं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में हम लोग 50 साल पीछे थे विकसित देशों से। आज मोदी जी जिस हिसाब से आज हमारी इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी है, आज दुनिया के अंदर वही नासा को टक्कर दे रही है। आप ये नहीं देख रहे कांग्रेस के शासनकाल में क्या सुविधा मिली हुई थी इसरो को। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस जो वो झूठ की राजनीति करती है, लोगों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, या बीजेपी भी इसमें कहीं ना कहीं है?